सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 71,000 से ज्यादा युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। पीएम ने कहा, युवाओं की प्रतिभा का उपयोग करना सरकार की प्राथमिकता। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जारी किया आरोप पत्र। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यमुना की सफाई और भ्रष्टाचार जैसे मूलभूत मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। डॉक्टर अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर कांग्रेस के विरोध को भाजपा ने बताया ड्रामा। कांग्रेस नेताओं पर लगाए डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का आरोप। बाबा साहेब के साथ किए गए दुर्व्यवहार और अपमान के लिए कांग्रेस से माफी की मांग की। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों से जुड़े टेंट सिटी और मेला सर्किट हाउस का किया निरीक्षण। दशाश्वमेध घाट पर की गंगा आरती। मेला क्षेत्र के लिए 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी। आपदा और डूब से बचाने के लिए 200 करोड़ रुपए के उपकरण तैयार। और उत्तर भारत में शीतलहर ने पकड़ी रफ्तार। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। शिमला और आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी और दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई बूंदाबांदी से गिरा पारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला के तहत 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये नियुक्तियां सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई हैं। पीएम इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। पीएम ने बटन दबाकर ये नियुक्ति पत्र जारी किए। सरकारी नौकरियों में चयनित लोग 45 स्थानों से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। विकसित भारत में युवाओं के सामर्थ्य और प्रतिभा का भरपूर उपयोग सुनिश्चित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और रोजगार मेला के तहत हजारों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए। 45 स्थानों से जुड़े 71,000 नवनियुक्त युवाओं को पीएम ने नियुक्ति पत्र जारी किए। ये नियुक्तियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई हैं। युवा सशक्तिकरण को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए पीएम ने नियुक्तियों में पारदर्शिता और ईमानदारी का जिक्र किया। बीते 1-1.5 साल में ही लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती पर उन्हें नमन करते हुए पीएम ने ग्रामीण विकास और रोजगार उपलब्धता के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की भी बात की। चौधरी साहब कहते थे, भारत की प्रगति तभी हो सकेगी जब भारत के ग्रामीण क्षेत्र की प्रगति होगी। आज हमारी सरकार की नीतियां और निर्णयों में ग्रामीण भारत में भी रोजगार और स्वरोजगार के नए मौके बन रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है। उन्हें अपने मन का काम करने के लिए मौका मिला है। 71,000 ताजा नियुक्तियों में लगभग 50,000 अर्धसैनिक बलों में हुई हैं, जिनमें लगभग 5,000 महिलाएं हैं। पीएम ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी को सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा बताया। गर्भवती महिलाओं को 26 हफ्ते ही छुट्टी के
हमारे फैसले ने लाखों बेटियों के कैरियर को बचाया है, उनके सपनों को टूटने से रोका है। हमारी सरकार ने हर उस बाधा को दूर करने का प्रयास किया है जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। केंद्र की मोदी सरकार के दौरान रोजगार के मोर्चे पर तेजी से काम हुआ है। 2004 से 2014 के यूपीए कार्यकाल की तुलना में बीते एक दशक में नियुक्तियों की संख्या में 60 से 70% का इजाफा देखा गया है। 29.21% नियुक्तियां ओबीसी समाज में की जा रही है और कुल मिलाकर के देखा जाए तो यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल की तुलना में आपके नेतृत्व में एनडीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में ओबीसी समाज की रिक्रूटमेंट में 27% का इजाफा हुआ है। विकसित भारत की इस यात्रा में युवाओं की केंद्रीय भूमिका को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का लक्ष्य युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के नए द्वार खोलना और राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में क्रिसमस समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्डिनल्स, बिशप और चर्च के मुख्य सदस्यों सहित ईसाई समुदाय के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की स्थापना 1944 में हुई थी और ये संस्था पूरे भारत में सभी कैथोलिकों के साथ मिलकर काम करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिरसा में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने हरियाणा की जनता की सेवा की। विशेष रूप से उन्होंने किसानों की जो सेवा की है वो कृषि जगत के लोग भूल नहीं सकते हैं। 5 बार वह हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने हरियाणा की जनता की सेवा तो की ही और विशेष रूप से किसानों की उन्होंने जो सेवा की है उसे कृषि जगत से जुड़े हुए लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। वो बड़े बाप के बेटे थे, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपनी अलग से एक पहचान बनाई और उनकी बेबाकी, निर्भीकता और संवेदनशीलता से मैं बेहद प्रभावित था और मेरे तो उनके साथ बहुत ही गहरे रिश्ते थे। बाबा साहेब के नाम पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस पार्टी पर भाजपा लगातार हमलावर है। संसद परिसर में राहुल गांधी द्वारा भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर डॉक्टर अंबेडकर के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। भाजपा नेता रविशंकर ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के त्यागपत्र को सार्वजनिक करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें त्यागपत्र देते समय बोलने नहीं दिया। और मैं अपने शब्द नहीं कह रहा हूं, आज मैं उनके शब्द कोट कर रहा हूं और उसमें उन्होंने नेहरू जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है। पहला कहा है कि मैं सबसे योग्यतम था, मैं फिनांस में था, मैं इंडस्ट्री में पढ़ा हुआ था, मुझे एक भी उससे मिला जुला विभाग नहीं दिया गया, मुझे एक भी सीरियस पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं दिया गया, मुझे लॉ मिनिस्ट्री दी गई, उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं करने दिया गया। हिंदू कोड बिल जो हम इतना गंभीरता से ला रहे थे उसको नहीं पूरे करने दिया गया। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को उचित सेफगार्ड और संरक्षण नहीं दिए गए और दिए गए किसको? तो खाली मुस्लिम्स को। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और अन्य पार्टी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल और आप सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने आरोप पत्र का विमोचन किया, जिसको नाम दिया गया है चार्जशीट। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान केजरीवाल की नाकामियां और घोटाले गिनाए। उनका कहना था कि केजरीवाल सरकार के 10 साल हो गए, लेकिन सिर्फ बवाल हुआ है और जनता बेहाल हुई है। केजरीवाल जी ने वायदे क्या किए थे? क्या थे केजू के झूठे वायदे? इन्होंने कहा था दिल्ली के सभी स्कूल वर्ल्ड क्लास बनाऊंगा,
2 लाख से ज्यादा छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। उन्होंने कहा था 24 घंटे 7 दिन स्वच्छ और मुफ्त में नल से जल दूंगा, दिल्ली को फ्री क्लिनिक और बड़े अस्पतालों का मॉडल दूंगा। आज भी 70% मरीज निजी अस्पतालों में जाने पर मजबूर है। इन्होंने कहा था 5 साल में यमुना जी को सुंदर बना देंगे, और यही नहीं, इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहां से थोड़ा बाहर तो जाकर देखो। और बच्चों की उम्र कम करने का काम भी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा था दिल्ली को करप्शन मुक्त बनाएंगे। 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके, न जाने कितना मुक्त बनाएंगे। नई दिल्ली में आज से सुशासन सप्ताह के तहत सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि सुशासन के तहत स्वच्छता अभियान भी आगे बढ़ा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 4.0 की मूल्यांकन रिपोर्ट भी जारी की। सुशासन सप्ताह हर साल 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जाता है। Through this good governance, we can also, observing the Swachhata campaign or the cleanliness drive, at least 2 vindications have been achieved. A, that as Prime Minister often keeps advising about whole of government approach, I think what better an evidence of this, it is indeed whole and whole. All the departments, all the ministries synergize together for a common campaign and a common goal. B, for many years we were observing Good Governance Day, but I think one of the lesser talked about contributions of this government headed by Prime Minister Modi in the last 10 years is that cleanliness is also being now officially recognized as one of the best practices in governance. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच गए। मुख्यमंत्री योगी ने महाकुंभ मेला 2025 से पहले प्रयागराज में टेंट सिटी और मेला सर्किट हाउस का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दशाश्वमेध घाट पर भी गंगा आरती की। 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत होगी। इस बार के महाकुंभ के लिए यूपी सरकार ने विशेष तैयारियां की हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुंभ की तैयारियों पर जानकारी देते हुए डीजीपी ने कहा कि मेले के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशिक्षित लोगों के साथ साथ तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी तरह की डिजास्टर, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो, इससे बचने के लिए भी काफ़ी संख्या में नई उपकरण इत्यादि का क्रय किया गया है। लगभग 200 करोड़ के इक्विपमेंट सिर्फ डिजास्टर, फायर तथा लोगों को डूबने से बचाने के संबंध में जो उपकरण इत्यादि होते हैं उसके लिए किए गए हैं। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी तरह के साइबर अपराध से बचाने के लिए भी प्रशासन मुस्तैद है। यूपी पुलिस इस सिलसिले में लगातार केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। साइबर सुरक्षा से संबंधित सभी डाटा को एजेंसी एक दूसरे के साथ साझा कर रही है। साइबर वर्ल्ड पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं। हमारी अपनी जो साइबर वर्टिकल है उसके लोग लगातार लगे हैं, तथा भारत सरकार की जो भी एजेंसियां इन चीज़ों से संबंधित हैं वो उन चीज़ों को देख रही हैं, और पूरे साइबर स्पेस को सेफ करने के लिए भी मेला प्रशासन तथा भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों की मदद ली जा रही है। और इस संबंध में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तृत चर्चा की गई है।
उत्तर प्रदेश का संबल जिला चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ कूपों का मिलना लगातार जारी है। संबल के प्रसिद्ध श्री क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर परिसर में 30 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति के पास एक कुआं मिला है। इसमें 8 फीट तक पानी भरा हुआ है। इस कुएं पर पक्का फर्श बनाकर पाट दिया गया था। रविवार को महंत बाल योगी दीनानाथ और श्रद्धालुओं ने इस फर्श को तोड़कर कुएं के अंदर पानी देखा। ये संबल का पहला कुआं है जिसमें पानी मिला है। महंत बाल योगी दीनानाथ ने बताया कि संबल में और भी कुएं निकले हैं, लेकिन ये पहला कुआं है जिसमें पानी मिला है। इसे जो है तीर्थ नीमसार के नाम से जाना जाता है, जो कि नैमिषारण्य तीर्थ का उपतीर्थ है, जो कि 68 तीर्थों में से प्रमुख तीर्थ जो है वो यही है, नीमसार तीर्थ। और यहाँ पर सिद्ध शिरोमणि बाबा क्षेमनाथ जी की समाधि है। कूप यहाँ ही नहीं, पूरे संबल में प्रकट हो रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, तीर्थ नगरी संबल है तो संबल में कूप नहीं प्रकट होंगे, तीर्थ नहीं प्रकट होंगे तो और क्या प्रकट होगा? ये तो सब बाबा क्षेमनाथ जी की चेतना है। बाबा क्षेमनाथ जी कृपा करने वाले हैं, इन्हीं का ही आशीर्वाद है जो कि ये कूप प्रकट हुआ है। संबल के चंदौसी में राजस्व विभाग द्वारा कराई गई एक जमीन की खुदाई के दौरान मिली बावड़ी का काम आज भी जारी है। संबल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणगंज में बावड़ी वाले कुएं के नाम से प्रसिद्ध स्थान पर नगर पालिका परिषद की मदद से तहसील प्रशासन ने खुदाई कराई। इस दौरान प्रशासन को नीचे 4 कमरे नुमा स्थान मिला। संबल के जिलाधिकारी के मुताबिक ये 400 वर्ग मीटर एरिया और बावड़ी तालाब के तौर पर दर्ज है। प्रशासन द्वारा धीरे धीरे खुदाई करवाई जा रही है जिससे इसके स्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे। वर्तमान में ये 210 वर्ग मीटर है जिस पर अतिक्रमण हटवाया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये बावड़ी लगभग 125 से 150 वर्ष पुरानी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जिंदाबाद फोर्स के 3 खालिस्तानी आतंकी गुरदासपुर चौकी पर ग्रेनेड हमले में शामिल थे। यूपी और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस दल पर हमला करने वाले 3 आतंकवादियों से पुलिस का एनकाउंटर हुआ। इनके पास से 2 मॉडिफाइड AK राइफल्स, 2 विदेशी पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। 12/2024 को पंजाब में जिला है गुरदासपुर, वहाँ का थाना कलानौर है और चौकी बख्शीवाल है। वहाँ पे ग्रेनेड से हमला हुआ था और इसमें KZF के 3 दुर्दांत अपराधी जो हैं ये उसमें इन्वॉल्व थे। उसी के क्रम में आज पंजाब पुलिस की टीम जो है वो जब यहाँ पे आए और उसके ऊपर जब एक्शन हुआ है तब आज ये अल्टीमेटली मुठभेड़ हुई जिसमें 3 लोग हैं। ये इनके इलाज के लिए भेजा गया, उपचार के लिए भेजा गया, उसमें इनकी अंत में जाके यहाँ पे डेथ हुई है। एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने अपने सभी प्रवक्ताओं को पद से हटा दिया है। जयंत चौधरी के आदेश पर इन सभी को पद से हटा दिया गया है। इस संबंध में आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने एक बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के सभी राष्ट्रीय प्रवक्ताओं एवं उत्तर प्रदेश के सभी प्रवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के चुरू में हो रहे सुशासन सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस मौके पर अर्जुन मेघवाल ने कहा कि इस कार्यशाला में 2047 तक चुरू को विकसित करने का अच्छा प्लान बनाया गया है। ये जो नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं 2047, तो उसके लिए कोई प्लान तो होना ही चाहिए, कोई विजन तो होना ही चाहिए। तो चूरू के जिला कलेक्टर महोदय ने एक विजन दिया है कि चूरू को भी हम विकसित चूरू कैसे बनाएं 2047 तक। तो आज मैं देख रहा था बढ़ता बचपन, चूरू कोड और मेरे ख्याल में जितना भी सड़कों की, अस्पताल की स्थिति, स्कूलों की स्थिति, उसको ठीक करने के लिए काफी अच्छा प्लान या एक नशा मुक्ति का भी इन्होंने एक विजन रखा है। वो भी एक मुझे लगता है अच्छा एक प्रयास है, जिससे समाज के जो नागरिक हैं वो संस्कारित होंगे।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुलिस ने SZCM रैंक के शीर्ष नक्सली प्रभाकर राव को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली प्रभाकर राव के विरुद्ध दर्जनों अपराध दर्ज हैं और 25 लाख का इनाम भी घोषित है। नक्सली प्रभाकर CCM सचिव गणपति के चचेरे भाई हैं। नक्सली प्रभाकर 1984 में पार्टी सदस्य के रूप में भर्ती होकर 40 वर्षों से सक्रिय रहकर कार्य कर रहे थे। पुलिस माओवादी प्रभाकर राव से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस द्वारा प्रभाकर को पहचान करके उन्हें हिरासत में लिया गया। उनकी पूछताछ पर यह जानकारी प्राप्त हुआ। वर्ष 1984 से लेकर विगत 40 वर्षों से प्रभाकर द्वारा प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CPM माओवादी संगठन का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी के अंतर्गत प्रमुख रूप से सप्लाई एवं अर्बन नेटवर्क का कार्य की जा रही थी। माओवादी कैडर जो प्रभार का DKSSC लेवल का होने के कारण से उनके ऊपर 25 लाख इनाम भी सरकार द्वारा पूर्व से घोषित है। उनकी गिरफ्तारी के पश्चात अग्रिम पूछताछ एवं कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में सुबह की शुरुआत में हल्की बारिश के साथ हुई। सुबह सुबह हुई बारिश ने सर्दी का सितम और बढ़ा दिया है। हरियाणा के कई जिलों में भी हल्की बारिश हुई है, जिसकी वजह से लोग कड़ाके की ठंड की मार झेल रहे हैं। ऊपर से बारिश ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। बढ़ती ठंड में लोग कई लेयर पहनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए जा रहे पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। क्रिसमस से पहले राजधानी शिमला सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी अभी हल्की है, लेकिन इसके होने से पर्यटकों में काफी खुशी है। बर्फबारी की वजह से प्रदेश के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। तो वहीं कश्मीर घाटी इस समय जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। घाटी में डल झील पूरी तरह से जम गई है और आधा इंच मोटी बर्फ की परत बनी है। रात का तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है और यहाँ के लोग कांगड़ी, हमाम और बुखारी जैसे पारंपरिक तरीकों से सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। उधर शिमला में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। रिज मैदान, मॉल रोड और विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो रही है। शिमला पहुंचे पर्यटक बर्फबारी में जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही पर्यटकों को इस बार व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद है। DD न्यूज के संवाददाता ने शिमला पहुंचे पर्यटकों से बात की। लंबे समय से जिस व्हाइट क्रिसमस का और व्हाइट न्यू ईयर का लोगों को इंतजार था, वो अब पूरा होता यहाँ पर नजर आ रहा है। 25 दिसंबर से ठीक पहले जिस तरह से बर्फबारी शिमला में हुई है, खासतौर से जो सैलानी है, जो पर्यटक है बाहरी राज्यों से आने वाले, उनकी उम्मीदें पूरी हुई है। और जो पर्यटन कारोबारी है शिमला के, उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि इस बर्फबारी से आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में जो पर्यटन कारोबार हिमाचल का है, शिमला का खासतौर से, उसके काफी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। मैं कल तक 3 दिन से रुका हूँ, स्नोफॉल होगी नहीं हुआ। तो शिमला में पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का मजा। आइए सीधे चलते हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के छठे वार्षिक दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आप देख रहे थे सफदरजंग अस्पताल के छठे वार्षिक दीक्षांत समारोह को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। और इसी के साथ मुझे और बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।